Hello students, I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we will start a new topic, problems of deficit demand and excess demand. डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को डिस्कस करने से पहले हम सब एसेंशियल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा। कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जानना ज़रूरी है। तो इसमें से जो मेन जो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर जो किया था उसमें हमने किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम होता है। इकोनॉमी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। एक अप्रोच तो ये थी बेटा। एक अप्रोच मैंने S=I वाली करवाई थी, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होंगे, वहाँ पर भी क्या होगा, जीडीपी में इक्विलिब्रियम होगा। अब ये जो चैप्टर आपका रिलेटेड है बेटा मेनली कि मान लो कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है। तो डिसइक्विलिब्रियम होने पे दो सिचुएशन हो सकती है बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन होती है एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। जब डिमांड ग्रेटर है तो वो कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड। और जब डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से लेस है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट डिमांड। तो इनको समझने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। और वो जो बेसिक कंसेप्ट हैं दो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की बेटा, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होगा बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट जितने लोग काम करने के लिए रेडी हैं और उन सभी को वर्क मिल जाता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। सपोज मान लो कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में टोटल जो है वो 100 पीपल हैं, ठीक है। और ये जो 100 पीपल हैं ये एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, यानी कि वेज रेट जो भी उनको दी जा रही है सैलरी, उस सैलरी पे वो काम करने के लिए विलिंग भी हैं, रेडी हैं, और उनको इस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल भी जाता है, तो इसे हम कहेंगे बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मान लो कि दूसरी सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मान लो कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि 100 पीपल है, मान लो इकोनॉमी में कितने हैं टोटल, 100 है। और ये 100 पीपल में से ये 100 के 100 जो है वर्क करना चाहते हैं, और इन सभी को एग्जिस्टिंग वेज पे वर्क करने के लिए रेडी हैं, विलिंग है, लेकिन इन सभी को वर्क नहीं मिलता है। इसमें से मान लो 80 लोगों को ही काम मिल पाया, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहेंगे, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर नहीं है, ठीक। तो दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। फुल एम्प्लॉयमेंट जितने लोग रेडी हैं वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और वे वर्क उन्हें मिल जाता है, तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, ठीक है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, विदाउट फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल। यानी कि इट्स मीन क्या है कि इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितने काम करने के लिए रेडी हैं उससे कम लोगों को वर्क मिला है, तो कौन सी सिचुएशन हो जाती है बेटा, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उसे हम कहेंगे। और फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जितने वर्क रेडी करने के लिए तैयार है सभी को वर्क मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बेटा वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये आगे भी है आपके कंसेप्ट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। फिर है उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो सिचुएशन आपको एग्जांपल से बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पे AD=AS होता है या सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार इकोनॉमी में जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम तो है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा हो, ठीक है।
तो दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हों और इकोनॉमी में टोटल जितने भी रिसोर्स हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल हो जाए, लेकिन रिसोर्स जो हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन ना हो। जैसे 100 में से ओनली 80 रिसोर्स का ही यूज़ हो रहा हो, तो उस टाइम पे भी देखो इकोनॉमी में तो इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है बेटा, क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं इसमें AD एंड AS में भी इक्वल वैन रिसोर्स आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। जब रिसोर्स क्या है? फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, तब भी क्या हो सकता है? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो सकता है। और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब इकोनॉमी में क्या है, मतलब रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो और इक्विलिब्रियम भी हो जाए। तो यहाँ पे आपके एक एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर किया है। लेट अस अज्यूम दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड टू आउटपुट वर्थ इतना, मतलब हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं 10 बिलियन US$ का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बट द प्रोड्यूसर में प्लान आउट एंड द हाउस होल्ड में प्लान एक्सपेंडिचर आउट ग्रोथ 8 बिलियन US$। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है या जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो 8 बिलियन US$ का क्या करते हैं? आउटपुट के, मतलब प्रोड्यूसर 8 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन करता है और डिमांड भी कितनी होती है? 8 बिलियन की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 बिलियन में से 8 बिलियन का ही यूज़ हो पा रहा है बेटा। जो 2 बिलियन रिमेनिंग रह गया वो क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमी में क्या है? रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या रह गए हैं? अनयूटिलाइज। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इकोनॉमी में, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे US$ में वो क्वांटिटी लेके चलें, कोई ज़रूरी नहीं, आप सिंपल उसमें भी लेके चल सकते हो कि जैसे हम 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसमें से क्या है, या हम 10 करोड़ का क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है? ओनली 8 करोड़ का ही प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्लान करता है कि हमें 8 का ही प्रोडक्शन करना है, और इकोनॉमी में जो डिमांड है वो भी 1 करोड़ की ही है, 8 करोड़ की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन 2 करोड़ जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्स हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बेटा। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन प्लान AS एंड प्लान AD अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है बेटा जहाँ पर हमारे रिसोर्स का क्या होता है? फुल यूटिलाइजेशन होता है और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो? इक्वल। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है? रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 100 हमारे पास रिसोर्स हैं, तो इनको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फुल यूटिलाइजेशन है। 100 में से ओनली 80 का यूज़ हो पा रहा है, तो इट्स मीन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसे कहा जाएगा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं स्टिल नॉट फुल्ली यूटिलाइज, सो दैट देर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता अंडर एम्प्लॉयमेंट में, इसलिए इकोनॉमी में क्या होती है बेटा? एक्सेस कैपेसिटी होती है। ठीक है, जिसका यूज करके आगे प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है बेटा? इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये आपके फोकस जोन में ये दोनों की डेफिनेशन दे रखी बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, या ये कह सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। जहाँ पे रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है और वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो बेटा? एक दूसरे की इक्वल हो, वहाँ पे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, तो इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और सो दैट देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन aggregate supply is equal to aggregate demand but without fuller utilization of the resource। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? देर इज ए अनयूटिलाइज कैपेसिटी या एक्सेस कैपेसिटी या अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इवन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी इकोनॉमी में क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, अनयूटिलाइज क्या है? रिसोर्स है अंडर इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, अब इसमें आ जाएंगे आपके अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम।
ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी। इकोनॉमी में क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल। जहाँ पे पीपल खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या रहना, अनएम्प्लॉयड रहना है, जबकि उनके पास क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल और नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे क्या है, विलिंग नहीं है वर्क करने के लिए। दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो वर्क करने के लिए रेडी नहीं है। नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर भी क्या है, वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें हम कहेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में वो पीपल इंक्लूड किए जाते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे क्या है, काम नहीं करना है, विलिंग नहीं है वो काम करने के लिए, जबकि क्या है, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल और नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो विलिंग नहीं है काम करने के लिए और जो एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और उनके सामने क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, उन पीपल्स को हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बेटा इसमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि रेफर टू द सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। कुछ लोगों को काम नहीं मिलता और वो काम करने के लिए रेडी हैं बेटा एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो उसे हम कहेंगे इनवॉलेंट्री। देखो वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा से, अपनी मर्जी से वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनवॉलेंट्री में क्या होता है बेटा कि इनवॉलेंट्री जो होता है उसमें कि काम करने के, दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए तो तैयार है। सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उन्हें वर्क नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे वॉलेंट्री में सिचुएशन थी, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा क्या होता है कि वो वर्क करने के लिए तो रेडी तो है लेकिन उन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन एडी इज़ नॉट इनफ टू इन यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडी की ये वो सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि मान लो कि इकोनॉमी में क्या है, टोटल 50 पीपल हैं और ये 50 के 50 एग्जिस्टिंग वेज रेट पे क्या बेटा वर्क करना चाहते हैं, लेकिन ओनली 30 को ही वर्क मिल पाता है। तो इट्स मीन हमारे रिसोर्स का क्या है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। 20 जो और लेबर है उनका भी क्या किया जा सकता था बेटा, यूज किया जा सकता था, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क करने के लिए रेडी हैं लेकिन उन्हें वर्क नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो एडी, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है जहाँ पे रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली प्लान आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। इसका मतलब क्या है, जो प्लान आउटपुट है वो क्या है, पोटेंशियल आउटपुट से क्या रह जाएगा बेटा, कम। पोटेंशियल आउटपुट का तो मीनिंग ये है कि जैसे कि हम टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मान लो कि टोटल हम 10,000 का प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन सभी को काम नहीं मिल पाया, इसलिए हम कितने का प्रोडक्शन कर पाए, 8,000 का बेटा। टोटल मान लो कि हम 10,000 का प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारे पास 50 के 50 वर्कर्स को लगा दिया जाए, लेकिन 50 में से ओनली 30 वर्कर्स को काम मिलता है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन कितना रह जाता है, 8,000 का रह जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट कौन सा बेटा, ये 8,000 है, वो पोटेंशियल आउटपुट से क्या रह गया है, कम रह गया है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है 10,000 की, लेकिन हम प्रोडक्शन कितना कर पाए बेटा 8,000 का। इट्स मीन हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कर पाए वो क्या है, हमारा लेस है। ठीक है,
तो देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, तो यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी भी मिलेगी आपको देखने को इकोनॉमी के अंदर। साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। नोट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते, उन्हें तो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। तो जब हम ये कहते हैं ना इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। जो एबल है, विलिंग है और उनको क्या है, वर्क मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटे, फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए दैट सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क and are willing to work at the existing wage rate are getting work। ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जो वर्क करने के लिए रेडी हैं और एबल भी हैं और उन सभी को क्या है, वर्क मिल जाता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इट इज ए सिचुएशन व्हेन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन वेज रेट डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों क्या हो गई हैं, जो वेज रेट है उस पर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है बेटा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्या है बेटा, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो या अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बेटा ये नहीं होता कि इकोनॉमी में क्या है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे भी क्या होता है, जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या होता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मस्ट केयरफुली नोट दैट इन द इकोनॉमी ए सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज ए सिचुएशन ऑफ जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये नहीं हो सकता कि जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। देयर आर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इट्स मीन इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इकोनॉमी में क्या होता है, उस टाइम पे भी कुछ डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं बेटा। और ये जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें दो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस अकर वहन टू द फैक्ट दैट देयर आर कॉन्स्टेंट चेंज इन द सप्लाई एंड पैरामीटर ऑफ द इकोनॉमी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसके कारण होता है बेटा, जो इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई में चेंज हो रहा है, इकोनॉमी के पैरामीटर्स में जो चेंज हो रहा है, तो उनके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वाइल एडजस्टमेंट आर अकरिंग सम पीपल कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। टाइम के साथ कुछ लोग क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्या रह जाते हैं, नहीं एडजस्ट हो पाते हैं। तो दिस इज ए सिचुएशन ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन सी सिचुएशन बन जाती है बेटा, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जो आपको मैं समझाना चाहती हूँ बेटा वो ये है कि जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम जीरो में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किस कारण से होता है, इकोनॉमी में कि जो पैरामीटर्स में चेंज होता है सप्लाई और डिमांड के कारण राइज होता है। इस अनएम्प्लॉयमेंट में दो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, कब अराइज होता है, जब इकोनॉमी में क्या है, डायनेमिक चेंजेज होते हैं। जैसे कि इट इज़ अराइज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर,
लेबर में क्या है, इमोबिलिटी है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कम आया है तो कम लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ पावर, वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी, टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अदर। तो ये सभी रीजन्स इन सभी रीजन्स के कारण अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसे हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे बेटा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दूसरा है इसके अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन और सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री जैसे लंबे टाइम से चल रही हैं लेकिन वो अचानक से उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि मान लो व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन लेबर आर इन ए शॉर्ट सप्लाई। अदर फैक्टर्स की क्या रह गई है, सप्लाई कम है, इसलिए लेबर की डिमांड क्या हो गई बेटा, कम हो गई। व्हेन लेबर लैक एक्सपर्टीज फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री आ जाने से या न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या हो जाता है कि लेबर को उस टेक्निक का नॉलेज नहीं होती और जिसके कारण वो उसे जॉब नहीं मिल पाती बेटा। वैन देर इज चेंजिंग द प्रोडक्शन टेक्निक, ये इसी चीज़ का है कि प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज हो जाए। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे कि कुछ या फिर हमने कंप्यूटर का यूज़ जब स्टार्ट किया तो कुछ को नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, तो उसने कुछ टाइम के लिए क्या किया था, जॉब छोड़ दी थी और उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा से उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो ये किसके का, इन सभी रीजन्स के कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है, तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेमेंट कर लेना ये प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। ठीक है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आपको ये जितने मैंने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और साथ में फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लर्न करना। बेटा क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके।